पाकिस्तान ने जो भी किया वो गलत किया, बिला वजह भारत के ऊपर अटैक किया। भारत ने चूंकि दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था पाकिस्तान में, इसीलिए वो लोग बिल्कुल ठीक है और वो राह हक पर है। तो मैं हारिस अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग जो बॉर्डर्स पर थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, और जब से सीज़ फायर हुआ है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या देखने में या सुनने में नहीं आया। लेकिन एक सिफारती महाज के ऊपर इंटरनेशनली एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है, और चूँकि ये मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न दौर है, इसके तौर तरीके इस तरह की जंगों के मुख्तलिफ होते हैं, और जो सिफारती जंग होती है वो बहुत अहम होती है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि इस जंग का आगाज़ भारत ने किया है। सबसे पहले भारत ने जो है उसका आगाज़ किया है, उसकी आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा, और उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने अपनी तैयारी की है वो भी आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करूँगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सिफारती जंग का आगाज़ भारत ने कर दिया है, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि भारत की मिसाल यहाँ पर ऐसे ही है कि जिस तरह वो एक एग्ज़ाम में उसको नाकामी हुई है, वो फेल हो गया है। वो पहली पोजीशन तो क्या हासिल नहीं कर सका, बल्कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। लेकिन अब भी वो इस रेस में दौड़ना चाहता है। उसकी वजह ये कि उसके ऊपर अपने पेरेंट्स का दबाव बहुत है, और यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो भारतीय अवाम है। 1.5 अरब की तकरीबन आबादी है, और उनका प्रेशर हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा है, अपनी फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए उनकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अब किसी ऐसे महाज पर ये जंग छेड़ी जाए जहाँ पर हमारा मैक्सिमम चांस हो जीतने का। और जिस तरीके के साथ हमने भारतीय मीडिया को देखा है, किस तरीके के साथ शेर को सवा शेर करते हैं, जिस तरीके के साथ आप भारतीय ड्रामास देखते हैं, उनके सीरियल्स देखते हैं, किस तरीके के साथ अनहोनी को वो होनी में तब्दील कर देते हैं, किस तरह एक ऐसी चीज़ें जहाँ पर साइंस शर्मिंदा हो जाती है, जहाँ पर नेचर जो है वो शर्मिंदा हो जाती है, ऐसी वो चीज़ जो ना कभी किसी ने किसी किताब में देखी या पढ़ी होती है, और ना ही किसी ने किस्से कहानियों में वो सुनी होती है, और ना ही किसी को ऐसा कोई तसव्वुर भी हुआ होता है। ऐसे काम उनके बॉलीवुड की मूवीज़ में, तमिल मूवीज़ में और दीगर उनके ड्रामों में दिखाए जाते हैं। उनको लगता है कि शायद ये सिफारती महाज भी इसी तरह की का एक ड्रामा होगा जो हम रचा लेंगे, और उसके बाद जो है हम कामयाब हो जाएंगे अपने 1.5 अरब आबादी के लोगों को मुतमईन करने के लिए। इस हवाले से ये प्लान किया गया है कि भारत ने एक टीम तश्कील दी है। ये अलग बात है कि वो टीम बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, और उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो जाकर भारत के लिए ये जंग जीतेंगे। इस जंग की नौइयत क्या होगी, उस पर जाने से पहले मैं आपको उन टीम मेंबर्स के नाम बता देता हूँ, उनकी कंपोजिशन बता देता हूँ कि किन किन पार्टी से किन किन को चुना गया है और उनका काम वहाँ पर जाकर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके साथ जो इस टीम को लीड कर रहे हैं वो शशि थरूर साहब कर रहे हैं, बीजेपी से इनका ताल्लुक है। दूसरे नंबर पर रवि शंकर प्रसाद साहब, बीजेपी से इनका ताल्लुक है, यानी कि रूलिंग पार्टी से। तीसरे नंबर पर बेजायंत पांडे साहब हैं, ये भी बीजेपी से इनका ताल्लुक है। यहाँ पर अपने देखने वालों से जिनका ताल्लुक भारत से है या हिंदू लैंग्वेज को बेहतर तरीके से साथ समझते हैं, उनसे इस बात की माजरत करूँगा कि अगर मुझसे ये नाम प्रोनाउंस करने में कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आमतौर पर इन नामों के साथ ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा। एक और नाम है जी, चौथे नंबर पर संजय कुमार साहब का, JDU से इनका ताल्लुक है। कनिमोजी करुणानिधि DMK से इनका ताल्लुक है। सुप्रिया सोल NCP SP से इनका ताल्लुक है। श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से इनका ताल्लुक है। तकरीबन 4 से 5 पार्टीज़ के मुख्तलिफ लोग इसमें शामिल हैं इस टीम में, इस कमेटी में। और शशि थरूर साहब के हवाले से बताया जाता है कि इनका बहुत एक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और पढ़े लिखे इंसान है, और अपना जो भारत का मुकदमा है वो बेहतर तरीके के साथ दुनिया के सामने रखने के लिए इनका इंतखाब किया गया है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई गई है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि भारत की जो रूलिंग पार्टी है उसकी तारीफ बनती है कि उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ एक जो रूलिंग पार्टी है उसी के रिप्रेजेंटेटिव जाएं और वहाँ पर बात करें,
और अपना मुकदमा पेश करें। इसीलिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इस मामले में यकीनन उन्होंने अवाम का एतमाद हासिल कर लिया होगा। लेकिन आगे चलकर ये लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, क्या गुल खिलाए जाते हैं, वो बात की बात है और वो बहुत ही मुश्किल और मेरी नज़र में नामुमकिन है, और वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि वो नामुमकिन क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाना है। यूनाइटेड स्टेट्स में वो जाएंगे, यूके में जाएंगे, जापान में जाएंगे, रशिया में जाएंगे, और वहाँ पर उन्होंने जाकर ये बात साबित करने की कोशिश करनी है। एजेंडा इनका ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला मुल्क है और भारत जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करता रहता है और वो आखिरी दम तक ये एक्टिविटीज़ करता रहेगा। ये बात इन्होंने इन 4 ममालिक में जाकर साबित करनी है, और इन 4 ममालिक का इंतखाब इसलिए किया गया है कि ये बहुत ही शानदार मुल्क है। सिफारती हवाले से इनका एक अपना दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान का बहुत फ्रेंडली दोस्त है चाइना या टर्की, अब वहाँ भी तो ये जा सकते थे, लेकिन चूंकि वहाँ पर जाकर ये कुछ भी कह लें तो उन्होंने नहीं माना, क्योंकि दोस्त दोस्त होता है। और जो इनको एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जापान को, यूके को, यूएस को अपनी एक अहमियत रखते हैं। ये ममालिक अपनी एक साख है इनकी, अपनी एक अहमियत है वो दुनिया के अंदर, और वहाँ पर जाकर इन्होंने ये साबित करने की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान ने जो भी किया वो गलत किया। पाकिस्तान ने बेला वजह भारत के ऊपर अटैक किया, और भारत ने चूँकि दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था पाकिस्तान में, इसीलिए वो लोग बिल्कुल ठीक है और वो राहे हक पर है। तो यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि एक ऐसा एग्ज़ाम देने ये लोग जा रहे हैं जिसमें ये ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। फेल इसलिए हो चुके हैं कि जैसे ही पहलगाम ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये हुआ और ये भारत ने खुद करवाया। इसीलिए करवाया था कि इनको लगता था कि हम ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे, पाकिस्तान खिलाफ नारे लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारे लोगों के जज्बात उजागर होंगे और उनके लिए उनके दिलों में हमारे लिए हमदर्दियाँ बढ़ेंगी, और हमें जो आने वाले कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हैं वहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी लेवल पे बयान साजियाँ कर चुके होंगे। इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने अपने 26 लोग मरवाए, उसके बाद इनके मीडिया ने चंद मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, बल्कि यकीन के साथ कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान ने किया है। ये गोदी मीडिया की मैं आपको बात कर रहा हूँ। उसके बाद इनके मिनिस्टर्स मैदान में आ गए, उन्होंने बयानात करना शुरू कर दिए। फिल फॉर इन्होंने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और इनको लगा कि हम सिर्फ ये ऐलान कर देंगे और हमारी जनता हमारे साथ हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान खामोश रहेगा। पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। वो इनको पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस मिला उस वक्त भी वो एक ऐसा रिस्पांस था जो कि नॉर्मल नहीं था, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर यह कहा कि सिंध तास मुआहदे की मअतली को पाकिस्तान जंग तस्वुर करेगा, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना जो सिफारती महाज जिसके लिए अब लड़ने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान उस महाज पर ये जंग जीत चुका है और उसको मुताद्दिद ममालिक की जो है सपोर्ट हासिल है। ये जो कहा जाता है ना कि 9 और 10 मई की रात को अमेरिका के कहने पर मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और ये जंग बंदी हुई, इसमें ऐसा नहीं है। मेरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 30 ऐसे ममालिक थे जो इन्वॉल्व थे और जो चाहते थे कि ये जंग बंदी हो जाए और पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट आगे ना जाए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मोदी सरकार लेट गई थी। जी बिल्कुल, ये लोग जाके लेट गए थे क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से इतना बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने जाकर ये चीज़ें साबित करनी है, ये बातें साबित करनी है, और पाकिस्तान ने जैसे ही पहलगाम का वाक़या हुआ, इनको ये ऑफ़र कर दी थी कि आप लोग जाएं, आप लोग ओपन इन्वेस्टिगेशन की पाकिस्तान ने इनको ऑफ़र कर दी थी। इनको कहा था कि आप ओपनली इसको इन्वेस्टिगेट करें, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर करें, हम आपको मुकम्मल तौर पर जो है कोऑपरेट करने की ऑफ़र करते हैं। अगर हम पर ये वो हम साबित हो जाती है कि ये पहलगाम का वाक़या हमने करवाया है, तो फिर जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। लेकिन भारत ने इन्वेस्टिगेट ही इसको नहीं करवाया। आज तक इतने दिन गुजर गए हैं, 22 अप्रैल का वो वाक़या है और 22 मई आने को है, लेकिन भारत ने अभी तक एक ज़र्रा बराबर भी ये साबित वो नहीं कर सके कि इसमें पाकिस्तान शायद इन्वॉल्व था।
उसकी वजह यह है कि ये एक मन घड़त कहानी थी जिसको इन्होंने बॉलीवुड की एक फिल्म समझा हुआ था और इनको लगता था हम कुछ भी कर लेंगे, इल्ज़ाम लगा लेंगे और ये लोग खामोश रहेंगे। लेकिन इनको शायद पता नहीं था पाकिस्तान अगर रूखी सूखी खाता है, अगर इनके मुताबिक पाकिस्तान खैरातों पे पलता है और पाकिस्तान में अगर गुर्बत है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, पाकिस्तान की हुकूमत भी नाकारा है, लेकिन जब पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है, पाकिस्तान के वक़ार की बात आती है, इस मुल्क की अज़मत की बात आती है, तो फिर ये सब एक हो जाते हैं। फिर ये लोग फॉर्म 47 की हुकूमत को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो इनका फेस हुआ करते हैं। बहरहाल आ जाते हैं इन्हीं के जवाब में, पाकिस्तान ने भी अपनी टीम तैयार कर ली है और पाकिस्तान ने उस टीम को इन्हीं ममालिक में विज़िट करने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। पाकिस्तान ने जो टीम तरतीब दी है, एक तो मैंने बताया कि पहले ही सिफारती लेवल पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग ना सिर्फ लड़ा है बल्कि बहुत अच्छे तरीके के साथ जीता है। उसके बाद पाकिस्तान ने जाकर इनके ऊपर बमबारी की है और इनको ये भी बताया है कि मैं इस महाज पर भी आपको जवाब देने की अहलियत रखता हूँ। लेकिन अब जब चूंकि इन्होंने दोबारा से नए सिरे से जंग छेड़ दी है तो पाकिस्तान यहाँ पर भी पीछे नहीं रहा और इनके मुकाबले में अपनी टीम उतार दी है और काफ़ी हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह टीम है वो बड़ी तगड़ी है, कोई कम नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है करंटली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज यू नो के मौजूदा हुकूमत की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी अलाय है, तो इसीलिए उनको चुना गया है। बहुत अच्छे तरीके के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की एक सलाहियत है इनके अंदर, एक कॉन्फिडेंस है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके के साथ इस चीज़ को पेश करेंगे। इनके साथ टीम में मुसद्दिक मलिक साहब हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं एनर्जी के लिए, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं नून लीग से इनका भी ताल्लुक है, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनर अबानी खर साहिबा मिनिस्टर रह चुकी हैं फॉरेन अफेयर्स के लिए, वो इस टीम का हिस्सा हैं। फैसल सब्जवारी साहब जो MQM से इनका ताल्लुक है। इस टीम में 2 फॉर्मर सेक्रेटरीज हैं जिसमें तहमीना जंजुआ साहिबा हैं और जलील अब्बास चीलानी साहिब हैं जो कि फॉर्मर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपीय यूनियन भी रहे हैं। और इन्होंने भी उन्हीं कंट्रीज़ के कैपिटल विजिट करने हैं, जैसा कि लंदन है, वाशिंगटन है, पेरिस है, ब्रसेल्स है। तो इन तमाम तर जगहों में जाकर इन्होंने जाना है और ये बताना है कि जो भारत जो बता रहा है वो गलत बयानी कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसके ऑलरेडी हम आप लोगों को प्रूफ दे चुके हैं और मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन भी अपने साथ ये लोग लेकर जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया एविडेंसेस के साथ, इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास एविडेंस मौजूद है वो भी यकीनन यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रहे हैं। और अपने मीडिया की मैं इसलिए यहाँ पर बात नहीं करूँगा क्योंकि अपनी गवाही, अपने घर की गवाही नहीं मानी जाती। और भारतीय मीडिया की अगर इन पर्टिकुलर बात करूँ तो भारतीय मीडिया इस कदर पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है कि उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई उनकी बात मान ले। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अगर भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जाए कि इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं तो बजाय इसके कि कोई बंदा यकीन करे, वो पहले बाहर झांकेगा, उसके अपने बाद अपनी घड़ी देखेगा और उसके बाद ये फैसला करेगा कि हाँ आया 8 बजे हैं या नहीं बजे हैं। तो ये तो उनका मयार हो गया है जो उन्होंने इतना ज़मीन बोस कर दिया है, इतनी लंबी लंबी छोड़ के बोंगियाँ मार के कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला यहाँ पर भी सुरखुरू करेगा और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान हक पर है। पाकिस्तान इस वक्त हक पर है और इन्होंने जो ड्रामा रचाया था, इनको लगता है कि अपना जहाँ पर ये फेल हो चुके हैं तो इस मरतबा सप्ली के एग्ज़ाम में ये लोग बैठकर पास हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर इनको उससे भी ज़्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरा चैनल देखते रहिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।